सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे यूसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड जिसका नाम है होम साइंस। तो आज की क्लास में हम होम साइंस में यूसी नेट जेआरएफ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं। कोरों पर दो किनारों के विकर्ण जोड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मीटरिंग, ऑप्शन बी है कोर पॉलिशन, ऑप्शन सी है बांधनी, ऑप्शन डी है पट्ट रचना। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कोरों पर दो किनारों के विकर्ण जोड़ को मीटरिंग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता प्रतिचयन है? ऑप्शन ए है संकुलन प्रतिचयन, ऑप्शन बी है कोटा प्रतिचयन, ऑप्शन सी है बहुचरणीय प्रतिचयन, ऑप्शन डी है संस्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन ई है स्नोबॉल प्रतिचयन। ये आपका कूट वाला प्रश्न है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल ए, सी और डी, ऑप्शन बी है केवल बी, सी और डी, ऑप्शन सी है केवल सी, डी और ई, ऑप्शन डी है केवल ए, डी और ई। इसमें जो आपका सही विकल्प है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता प्रतिचयन है, तो आपका प्रायिकता प्रतिचयन में आपका संकुल प्रतिचयन आता है और बहुचरणीय प्रतिचयन आता है, और इसके साथ ही साथ आपका संस्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन आता है, ए, सी और डी। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में आपका संज्ञानात्मक विकास है, सूची सेकंड में अनूठी विशेषताएं हैं। इसमें ये आपका जीन पियाजे से जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित ये आपका मैचिंग वाला प्रश्न है। तो इसमें दो सूची दी हुई है। पहली सूची में संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास के चरण है, और दूसरी सूची में उस संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो विशेषताएं पाई जाती हैं उसको दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सूची फर्स्ट में क्या है और सूची सेकंड में क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो सबसे पहले सेंसरी मोटर है, इसके बाद सेंसरी मोटर को ही संवेदी प्रेरक भी कहते हैं या फिर संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। और इसके बाद होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको परिचालन से पूर्व भी कहा जाता है। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको मूर्त परिचालन भी कहा जाता है, और लास्ट में आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको औपचारिक परिचालन भी कहा जाता है। तो सेंसरी मोटर में जो बच्चा होता है वो अपने जो भी संवेदी अंग होते हैं उसके माध्यम से ज्ञानार्जन का काम करता है। तो चलिए हम इसको मैचिंग करते हैं। तो इसमें जो इसके सेंसस ऑर्गन होते हैं उसके द्वारा वो अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है। तो सेंसरी मोटर अवस्था में वो किस चीज़ों को कैसे समझता है या फिर चीज़ों के बारे में कैसे ज्ञान को अर्जित करता है, संवेदी अंगों के माध्यम से अन्वेषण करता है। इसमें आपका आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गई और आपका जीभ हो गया, उसके हाथ पैर इसमें आते हैं। ये जो है पहला। ए को आप 4 से मिलान करेंगे, ए वाले ऑप्शन में आपका 4 वाला हो जाएगा। परिचालन से पूर्व, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें जो बच्चा होता है चीज़ों को प्रतीक के माध्यम से सीखता है, तो ये प्रतीकात्मक प्रकारों का आविर्भाव इसमें हो जाता है। तो बी ऑप्शन को आप फर्स्ट वाले से मैच करेंगे। मूर्त परिचालन में क्या होता है? मूर्त परिचालन में जो बच्चा होता है वो तर्क शक्ति का अनुप्रयोग करना शुरू कर देता है। तो जो सी ऑप्शन आपका होगा वो सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। और इसके बाद आपका औपचारिक परिचालन में क्या होता है? औपचारिक परिचालन में जो बच्चा होता है वो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्कना करना शुरू कर देता है, तो इसलिए डी को आप थर्ड से मैच करेंगे। तो चलिए इसमें सही विकल्प को देख लेते हैं कि कौन सा है। ये कूट टाइप का प्रश्न है, तो जिस ऑप्शन में मिलेगा
पहले को आप क्या करेंगे, पहले को चौथे से मिलान करना है। तो ऐसे भी लास्ट में पहले देख लेंगे कि किस-किस में चौथा दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 2 में दिया, बी और सी में दिया हुआ है। फिर इसके बाद देख लेते हैं औपचारिक परिचालन को तीसरे से मिलान करना है। तो अब पहला वाला मतलब देख लिया कि ए वाले को 4 से मिलाया गया, तो इसमें 2 ऑप्शन आपके आ रहे हैं, बी और सी। लेकिन फिर इसके बाद हम डी को देख लेते हैं कि डी वाले को तीसरे से मिलाना है। तो डी वाले में जहाँ तीसरा होगा वही आपका उत्तर होगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, इसमें आपका डी में तीसरा आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी एक अच्छे प्रतिचयन प्रकल्प की विशेषता नहीं है? यदि वह ऑप्शन ए है, प्रतिनिधित्वात्मक प्रतिदर्श प्रदान करता है, ऑप्शन बी है, प्रणालीगत पूर्वाग्रह पर नियंत्रण नहीं करता है, ऑप्शन सी है, लघु प्रतिचयन त्रुटि पैदा करता है, ऑप्शन डी है, उपलब्ध निधि के संदर्भ में लाभप्रद है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक अच्छे प्रतिचयन प्रकल्प की विशेषता नहीं है, यदि वह। तो एक अच्छे जो प्रतिचयन प्रकल्प की विशेषता होती है, तो उसमें जो प्रतिनिध्यात्मक प्रतिदर्श प्रदान करता है, ये भी गुण पाया जाता है, और प्रणालीगत पूर्वाग्रह पर नियंत्रण नहीं करता है, ये वाला आपका नहीं पाया जाता है। क्योंकि जो भी आप अच्छे प्रतिचयन प्रकल्प की विशेषता में जो प्रणालीगत पूर्वाग्रह होते हैं, उस पर नियंत्रण होता है, और इसमें बता रहा है कि नहीं करता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये भी विशेषता उसमें पाई जाती है, लघु प्रतिचयन त्रुटि पैदा करता है, क्योंकि अगर आप बड़े प्रतिदर्श में से छोटे को, अगर किसी मतलब बड़े समूह से आप छोटे सैंपल को लेते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सभी व्यक्तियों के गुण आ जाएँ। तो उसमें मतलब त्रुटि की संभावना रहती है। ऑप्शन डी है, उपलब्ध निधि के संदर्भ में लाभप्रद है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए इसमें पूछा गया कि कौन-सा नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रणालीगत पूर्वाग्रह पर नियंत्रण नहीं करता है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GRIHA जिसको गृहा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, GRIHA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है, ग्रीन रैंकिंग फॉर इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट, ऑप्शन बी है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ऑप्शन सी है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटरनेशनल हाउसिंग एनालिसिस, ऑप्शन डी है, ग्रीन रैंकिंग फॉर इंटरनेशनल हैबिटेट एनालिसिस। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, जी GRIHA का जो फुल फॉर्म होता है, वो आपका ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपकी परीक्षा में शॉर्ट टाइप जो संक्षिप्त नेम होते हैं, उसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो इसलिए जो भी संक्षिप्त जितने भी चीज़ों के संक्षिप्त नेम हैं, आप उसके विस्तृत नाम को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, धुलाई घर जिसको हम लॉन्ड्री कहते हैं, में धुलाई के बाद के चरण कौन से हैं? जो लॉन्ड्री होती है या धुलाई घर जहाँ पे कपड़ों की धुलाई की जाती है, तो धुलाई में बाद के चरण कौन से हैं? धुलाई के बाद कौन-कौन से चरण होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है घिसना, ऑप्शन बी है खंगालना, ऑप्शन सी है श्वेतन, ऑप्शन डी है संदृढ़न, ऑप्शन ई है मसलना। तो धुलाई में मसलने का काम नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा, और घिसने का काम भी नहीं होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन भी नहीं होगा। धुलाई में कपड़े को खंगाला जाता है, श्वेतन किया जाता है, संदृढ़न किया जाता है, तो इसलिए हम सही विकल्प को देख लेते हैं कि जिसमें आपका बी, सी और डी ऑप्शन होगा, वो आपका करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन है या फिर ए है, केवल बी और सी, केवल बी, सी और डी। तो इसमें जो है खंगालने का काम होता है, श्वेतन का काम होता है, संदृढ़न का काम होता है, तो इसलिए हम अन्य को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपके ए ऑप्शन में मिल गए हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये आपका फर्स्ट पेपर जो रिसर्च वाला है, उसमें सेकंड में भी पूछा जाए, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन रिसर्च
पेपर में आपका जो त्रुटि होती है, एरर से जो प्रश्न बनता है वो परिकल्पना संबंधी जो होती है त्रुटि, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर जो होता है उससे संबंधित ये है। तो इस वाले प्रश्न में आपका टाइप 1 एरर या फिर टाइप फर्स्ट एरर के बारे में पूछा गया है कि टाइप फर्स्ट एरर में क्या आता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपका फर्स्ट पेपर में भी प्रश्न बनता है, क्योंकि ये रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स दोनों में इसका टॉपिक आता है और आपके मतलब सेकंड पेपर में भी ये पूछा गया है। प्रकार फर्स्ट त्रुटि क्या होती है जब कोई, इसे पूछा गया है कि टाइप 1 एरर क्या होता है जब कोई, ऑप्शन ए है शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जबकि यह सही होती है। इसमें पूछा गया है कि जो परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, एक तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य परिकल्पना होती है। तो टाइप 1 एरर किसमें होता है, शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जबकि यह सही होती है। हम कोई ऐसी परिकल्पना बनाते हैं जो कि सही होती है और हमारी समस्या से मैच करती है, लेकिन हम उसको अस्वीकृत कर देते हैं। ऑप्शन ए में ये बताया गया, ऑप्शन बी में शून्य परिकल्पना को स्वीकृत करता है जबकि यह सही होती है। और इसमें दूसरे ऑप्शन में बताया है कि जो शून्य परिकल्पना होती है वो स्वीकृत होती है जबकि हम इसे सही कहते हैं। तो ये टाइप 1 में आता है कि नहीं आता है। ऑप्शन सी है शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जब यह सही नहीं है। ऑप्शन डी है शून्य परिकल्पना को स्वीकृत करता है जबकि यह सही नहीं है। तो इसमें जो आपका टाइप 1 एरर होता है उसमें हम इस तरह की परिकल्पना को स्वीकृत कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं जो सही होती है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जबकि यह सही होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइप 1 एरर को हम उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक उदाहरण है कि पेड़ के लिए पानी आवश्यक होता है, ये हमने परिकल्पना किया, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, हम पेड़ के लिए पानी आवश्यक होता है, पेड़ के विकास के लिए आग आवश्यक होती है। तो अगर हम इस तरह की परिकल्पना करते हैं तो उसमें हम मान लेते हैं कि पेड़ के लिए पानी आवश्यक नहीं होता है, जबकि वो क्या होता है, आवश्यक आवश्यक होता है। अगर हम मान लेते हैं कि नहीं आवश्यक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य परिकल्पना के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो अस्वीकृत करता है जबकि यह सही है। व्यक्ति जब पौधों के विकास के लिए पानी आवश्यक होता है, तो ये परिकल्पना आपकी सही है, क्योंकि अगर पौधे को हम नियमित रूप से पानी देते हैं तो उसका विकास अच्छे ढंग से होता है, ये बात सही है। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, उसको हमने गलत मान लिया, तो ये क्या हो गया, टाइप 1 त्रुटि हो जाती है, टाइप 1 एरर यही होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो इन्वर्टर का प्रयोग तब किया जाता है, ऑप्शन ए है सौर पैनल प्रणाली के एक भाग पर अस्थायी रूप से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। ऑप्शन बी है सौर पैनल प्रणाली के सभी भागों पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में पड़ता है। ऑप्शन सी है पैनलों में केवल जलसह जलरोधी घटक लगे होते हैं। ऑप्शन डी है पैनल केवल पॉलीथीन से बने होते हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, माइक्रो इन्वर्टर का प्रयोग तब किया जाता है जब सौर पैनल प्रणाली के एक भाग पर अस्थायी रूप से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तो उस समय माइक्रो इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिगम के अधिक घटित होने की संभावना है यदि अधिगम का अनुभव है। इस प्रश्न में पूछा गया है, अधिगम के अधिक घटित होने की संभावना है यदि अधिगम का अनुभव है। ऑप्शन ए है अर्थ सहित दोहराना, ऑप्शन बी है असंबद्ध, ऑप्शन सी है उत्कंठ और ओजस्वी, ऑप्शन डी है क्रोध दिलाना, ऑप्शन ई है सामान्यीकृत। तो जो अधिगम के अधिक घटित होने की संभावना कब होती है, इसमें ये चीज़ पूछा गया है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से संबंध नहीं होती है तो अधिगम के घटित होने की संभावना नहीं होती है, तो ये असंबद्धता, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम, अगर आप क्रोध की अवस्था में हैं तो आप अधिगम नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो 2 आपके कट हो गए और देख लेते हैं अर्थ सहित दोहराना।
अगर किसी चीज़ को हम अर्थपूर्ण ढंग से दोहराते हैं, तो उससे भी मतलब सिर्फ़ दोहराते हैं तो उससे भी अधिगम नहीं होता है। उत्कंठ और ओजस्वी, ये मतलब जो नहीं, जब किसी चीज़ को हम अर्थपूर्ण अर्थ सहित बार-बार दोहराते हैं, तो इससे जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाती है। ये ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि हमने इस पे बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसको गलत बता दिया, लेकिन जब ये होना चाहिए क्योंकि जब हम अर्थपूर्ण अर्थ सहित किसी चीज़ को दोहराते हैं, तो उसमें अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, उसके घटित होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम किसी चीज़ को बार-बार दोहरा रहे हैं, तो उसमें उसमें जो त्रुटि होगी, वो कम होती जाएगी और हम अधिगम ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए ए आपका सही होगा। उत्कंठ और ओजस्वी, जो अधिगम होता है उसके घटित होने की संभावना तब होती है जब वह उत्कंठ और ओजस्वी होता है, तो इसलिए ए और सी ऑप्शन दोनों आपका सही होता है। असंबद्ध होने पर हम अधिगम नहीं कर सकते हैं और क्रोध आने पर भी हम अधिगम नहीं कर सकते हैं, सामान्यकृत होने पर भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति अधिगम नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ए और सी दिया हुआ है। ए, बी, ऑप्शन ए में ए भी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में केवल बी और सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में केवल ए और सी दिया हुआ है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ए और सी दोनों दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी पहल अल्ज़ाइमर बीमारी से पीड़ित एक उत्तेजित वृद्ध व्यक्ति को शांत करेगी? तो ये आपका एमए थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। उससे प्रश्न बना हुआ है जो कि एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट सेकंड में जो वृद्धावस्था की जो बीमारियां होती हैं, ये आपको चैनल पे अल्जाइमर जो बीमारी होती है, इसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उसी से ये प्रश्न बना हुआ है जो कि आपका यूसी नेट जेआरएफ में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उत्तेजित व्यक्ति को समूह कार्यकलापों में शामिल करना। ऑप्शन बी है बत्ती बुझाना और उत्तेजित व्यक्ति को सुलाना। ऑप्शन सी है टीवी का स्विच ऑन करना, उत्तेजित व्यक्ति के लिए रेडियो चलाना। ऑप्शन डी है उत्तेजित व्यक्ति को नरमी से पकड़ना और उसकी कमर को नरमी से पकड़ना। तो इसमें जो सही उत्तर होगा कि जो अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित एक उत्तेजित वृद्ध व्यक्ति को शांत करने के लिए क्या करना होगा? तो उत्तेजित व्यक्ति को नरमी से पकड़ना होगा, उसकी कमर को नरमी से पकड़ना होगा। इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।